नमस्कार साथियों, आपका राजश्री एजुकेशन हब में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। साथियों, आज जो अपन बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की लमसम अपने सब उनके स्थल पढ़ चुके हैं। आज जो स्टार्ट करेंगे तो हड़प्पा व्यवस्था का जो नगर नियोजन है, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा है, यहाँ के जल निकास की प्रणाली कैसी है, सड़कें कैसी है, नालियाँ कैसी है, और इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथियों, जब तक आप पूरे वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आपके कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो देखें ताकि आप समझ पाएँ। तो साथियों, अब मैं शुरू करता हूँ हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। साथियों, अगर अपन बात करें हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो है टाउन प्लानिंग, यानी कि नगर नियोजन। नगर नियोजन को इंग्लिश में टाउन प्लानिंग कहते हैं। नगर नियोजन व जल निकास प्रणाली है। अगर अपन बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे मुख्य जो विशेषता है वो है यहाँ की नगर नियोजन व जल विकास प्रणाली। तो साथियों, आज अपन इस नगर नियोजन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो साथियों, अब इसमें अपन एक नंबर पे लेते हैं सड़कें। अगर अपन बात करें कि जो नगर योजना जाल पद्धति, या इंग्लिश में अपन कहते हैं उसको ग्रिड जाल पद्धति या चेम्सफोर्ड पर आधारित है। तो किस पे आधारित है? जो सड़कें हैं या नगर योजना जाल पद्धति, ग्रिड, जाल को ही ग्रिड बोलते हैं, तो जाल पद्धति या चेम्सफोर्ड पर आधारित है। साथियों, ध्यान देना कि ये जो सड़कें हैं, यानी कि जो मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। मतलब जो मुख्य सड़कें हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती है। मतलब मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है तथा एक दूसरे को क्या करती है? समकोण पर काटती है। सड़कें कच्ची मिट्टी की बनी होती है। ये जो सड़कें हैं ये कच्ची मिट्टी की बनी होती है। मतलब सड़कें कैसी थी? कच्ची मिट्टी की बनी थी। साथियों, ध्यान देना कि नगर की मुख्य सड़क को प्रथम सड़क माना जाता
है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक बार इनका रिवीजन कर लें। अपन जो बात कर रहे हैं जिस टॉपिक की, वो है हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। साथियों, इसमें से एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि पूरी इसको देखें। तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन है या टाउन प्लानिंग जो है, अब अगर अपन बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे प्रमुख या मुख्य जो विशेषता है वो है यहाँ की नगर योजना या तो नगर योजना या जल निकास प्रणाली। तो साथियों, यहाँ के जो सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, नगर योजना कह दो या नगर योजना या नगर नियोजन, वह जल निकास प्रणाली है। अब इसमें जो अपन नगर नियोजन में जो पहला पॉइंट ले रहे हैं वह है सड़क। बात कर रहे हैं कि जो सड़कें हैं वो नगर योजना, मतलब सड़क की जो प्लानिंग है, नगर के अंदर जो सड़कें बनी हुई है उसकी जो नगर की जो प्लानिंग है यानी नगर योजना है वो कैसी है, वो जाल पद्धति या चेम्सफोर्ड पर आधारित है। किस पे है, जाल पद्धति या ग्रिड, मतलब जाल को ही ग्रिड कहते हैं, ध्यान देना, जाल को ही ग्रिड कहते हैं और ग्रिड को ही चेम्सफोर्ड कहते हैं। तीनों नाम ही एक ही है, जाल, ग्रिड और चेम्सफोर्ड पर आधारित है, मतलब तीनों एक ही नाम है, ध्यान देना। वो एक चेम्सफोर्ड भी दे सकता है, ग्रिड भी इंग्लिश में लिख के दे सकता है और जाल भी दे सकता है, तो तीनों एक ही, अलग नहीं है। जो मुख्य सड़कें हैं, अब बात करते हैं कि जो मुख्य सड़कें हैं वो किधर से किधर है। तो मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर, कहाँ, मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती है। अब बात करें कि जो मुख्य सड़कें वो किसकी बनी है, वो कच्ची मिट्टी की बनी होती है। अगर नगर की जो मुख्य सड़क है, साथियों ध्यान देना, नगर की जो मुख्य सड़क है वो प्रथम सड़क मानी जाती है, प्रथम सड़क मानी जाती है। मतलब प्रथम सड़क कौन सी है, जो नगर की प्रथम मतलब मुख्य सड़क है। अगर प्रथम सड़क कौन सी मानी जाती है, जो मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क को ही प्रथम सड़क कहा जाता है। साथियों ध्यान देना, अपन बात कर रहे थे सड़कों की, तो जो सड़कें हैं, सड़क की अपन बात कर रहे हैं, तो नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था, पूर्वी सड़क से होता है और जहां यह प्रथम सड़क से मिलती है, प्रथम सड़क से मिलती है उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। साथ ही ध्यान देना कि जो अगर नगरों में अगर अपन प्रवेश करेंगे, ध्यान देना कि नगरों में अपन प्रवेश करेंगे तो कौन सी सड़क से करेंगे, वो पूर्वी सड़क से करेंगे, यानी कि नगरों में प्रवेश किससे करेंगे, पूर्वी सड़क से। लेकिन जब पूर्वी सड़क से तो अपन प्रवेश कर गए, लेकिन जब पूर्वी सड़क और प्रथम सड़क, क्या, पूर्वी सड़क और प्रथम सड़क जहां मिलती है, जहां पूर्वी, देखो जहां ये प्रथम सड़क से मिलती है उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस, क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। साथियों मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सड़क 10 मीटर से अधिक है। मतलब कि जो सड़कों की अगर अपन बात कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि नगरों में प्रवेश, तो नगरों में प्रवेश कौन सी सड़क से होता है, पूर्वी सड़क से,
किससे होता है? पूर्वी सड़क से। लेकिन जब पूर्वी सड़क प्रथम सड़क से मिलती है, जब पूर्वी सड़क प्रथम सड़क में मिलती है तो उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो सड़क है, मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी सड़क है वो 10 मीटर से अधिक है। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूं। सड़क को अपन देख चुके हैं, तो नंबर 2 पे अपन करेंगे नगर विन्यास। नंबर 2 जो पॉइंट है वो है नगर विन्यास। अब इसमें अगर अपन लें भाई नगर नियोजन, नगर नियोजन, नगर को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? नगर को 2 भागों में बांटा गया है। जो नगर है ना, नगर को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अब अगर अपन बात करें कि ये जो 2 भाग है, एक तो है पूर्वी टीला और दूसरा है पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला यानी नगर को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, एक तो पूर्वी टीले में और एक पश्चिमी टीले में। साथियों जो पश्चिमी टीला है इसमें दुर्ग या किला आता है। मतलब पश्चिमी टीले जो क्षेत्र है उसमें क्या चीजें हैं? दुर्ग व किला। अगर अपन बात करें कि जो दुर्ग किला कैसा होता था? आयताकार, आयताकार होता था। और जो पश्चिमी टीला है वो निचला नगर, निचला पूर्वी टीला, मतलब जो पूर्वी टीला है वो क्या है? निचला नगर है। निचला नगर कहा जाता है पूर्वी टीले को, जिसमें साधारण जन निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं इनमें? साधारण जन निवास करते हैं। ध्यान देना कि जो अवशेष मिले प्राप्त नगरों के, जो अवशेष मिले प्राप्त नगरों के जो अवशेष मिले हैं वो ये है कि जो क्षेत्र था वो 2 टीलों में ही बटा हुआ था। 2 टीलों में ही बटा हुआ था। एक था पूर्वी टीला तथा एक था पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला। साथियों आगे बढ़ने से पहले अपन इनका थोड़ा रिवीजन कर लें। अपन ने दूसरा जो पॉइंट लिया है वो है नगर विन्यास, नगर नियोजन में। तो इसमें जो नगर नियोजन था तो नगर को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में बांटा गया। जो प्राप्त अवशेष मिले उनके आधार पर कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। एक था पूर्वी टीला और दूसरा था पश्चिमी टीला। साथियों ध्यान देना, जो पूर्वी टीला था उसे निचला नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निचला नगर भी कहा जाता है, जिसमें साधारण जन यानी साधारण जनता निवास करती थी या उनका आवास क्षेत्र था। अगर अपन बात करें पश्चिमी टीले की तो पश्चिमी जो टीला है वो दुर्ग या किला, इसमें क्या दुर्ग या किला आता था, जिसमें विशेष जन, कौन? विशेष जन रहते थे। विशेष जन। विशेष जन में वहां के पुरोहित राजा जो भी हैं वो सब आ गए। वो कहाँ रहते थे? दुर्ग या किले में रहते थे, यानी पश्चिमी टीले में रहते थे। और जो इसका जो आकार था वो कैसा था? आयताकार था। साथियों जो प्राप्त जो अवशेष मिले हैं उनके आधार पर जो क्षेत्र था वो 2 भागों में बटा था, पूर्वी और पश्चिमी, जो अपन ने यहाँ पे भी देख लिया है। साथियों अब मैं इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। साथियों ध्यान देना, केवल लोथल व
सूरकोटदा। केवल लोथल व सूरकोटदा के दुर्ग व नगर एक ही रक्षा प्राचीर से गिरे हैं। नगर एक ही रक्षा प्राचीर से गिरे हुए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। एग्जामिनर सीधा पूछता है कि वो कौन से दो स्थल है जहां दुर्ग और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से गिरे हुए हैं, तो वो है लोथल और सूरकोटदा। साथियों ध्यान देना कि जो ये हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये बनाते थे रक्षा प्राचीर। भाई अभी अपन ने बात की ना, भाई दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से गिरे हुए हैं, लेकिन अब ये रक्षा प्राचीर जो अब बनी है ये किस चीज मतलब क्यों बनाई जाती थी। बात अपने पास जो मुद्दा है वो है कि रक्षा प्राचीर बनाई की जाती थी, तो ये क्या है कि शत्रु से आक्रमण के लिए नहीं बनाते थे, ये रक्षा प्राचीर बनाते थे। इनका जो कारण था वो था पशु चोरों व लुटेरों से बचने के लिए, लुटेरों से बचने के लिए। तो रक्षा प्राचीर का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, पशु चोरों व लुटेरों से बचने के लिए। साथियों अब जो बात कर रहे हैं तीसरे पॉइंट की, वो है नालियां। नंबर 3 पे अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं नालियों की। तो साथियों जल निकास जो प्रणाली है, जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्भुत विशेषता है। क्या है? अद्भुत विशेषता है। ये चीजें मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा, लेकिन क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से, तो ये क्या अद्भुत विशेषता है। अद्भुत कह दो या अद्वितीय कह सकते हैं अपन इसको, अद्वितीय विशेषता है। साथ ही ये जो नालियां हैं ये ईंटों व पत्थरों से ढकी होती हैं। मतलब नालियां किससे ढकी होती थी? पत्थर व ईंटों से, मतलब ईंटों व पत्थरों से ढकी होती थी, परंतु कभी कभी चूना व जिप्सम का भी प्रयोग करते थे। मतलब अधिकतर तो क्या ईंटों व पत्थरों से ढकी होती थी, परंतु कभी कभी ये चूना व जिप्सम का भी प्रयोग करते थे। साथियों ध्यान देना, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिवीजन हो जाए। केवल लोथल व सूरकोटदा में, क्या केवल लोथल व सूरकोटदा में दुर्ग व नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। केवल लोथल और सूरकोटदा में दुर्ग व नगर एक ही रक्षा प्राचीर से क्या है? घिरे हुए हैं। रक्षा प्राचीर का मुख्य उद्देश्य क्या है? पशु चोरों व लुटेरों से बचने के लिए, ना कि बाहरी शत्रु के आक्रमण से। इनका मुख्य उद्देश्य है पशु चोरों व लुटेरों से बचने के लिए। साथियों तीसरे नंबर पे जो अपने पॉइंट लिया है वो नालियां, यानी नगर नियोजन में नालियां भी इसी में आएगी। तो नालियां यहाँ कैसी थी, कैसी व्यवस्था थी? तो जल निकास जो प्रणाली है, यानी कि जो जल निकास प्रणाली है वो सिंधु सभ्यता की
अद्वितीय विशेषता है। जो साथियों ध्यान देना कि जो नालियां हैं वो ईंटों व पत्थरों से ढकी होती थी, परंतु कभी कभी चूना व जिप्सम का भी प्रयोग करते थे। मतलब ये कभी कभी, वैसे तो ईंट और पत्थरों से ढकी होती थी, मगर ये कभी कभी क्या करते थे, जिप्सम, चूना व जिप्सम का भी प्रयोग करते थे। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों ध्यान देना, घरों में जल निकासी, घरों में जल निकासी मोरियों द्वारा, मोरियां मतलब छोटी नालियां टाइप की बनी होती थी, उसे मोरियां कहते थे, मोरियों द्वारा होती थी और वह मुख्य नालियों में, मुख्य नालियों से जाकर मिलती थी, जाकर मिलती थी। प्रत्येक मकान में, प्रत्येक मकान में जो नालियां थी वो ढकी हुई होती थी। अपन कह रहे हैं कि घरों में जो जल निकासी होती थी वो किससे होती थी, मोरियों, मोरियों द्वारा। मतलब मोरियों क्या है, एक छोटी छोटी जो नालियां अपन बनाते हैं, छोटी छोटी वाली ऐसी नालियां थी जो उन्हीं को मोरियां कहते थे। तो मोरियों द्वारा होती थी, जो घर से जो जल निकलेगा वो किसके द्वारा बाहर निकलेगा, मोरियों द्वारा। और ये मोरियां क्या करती है, मुख्य नालियों से जाकर क्या करती थी, मिलती थी। साथियों प्रत्येक मकान में नालियां कैसी थी, ढकी हुई होती है। अब साथियों अपन जो बात कर रहे हैं वो नंबर 4 पे जो पॉइंट है वो है भवन, कि यहाँ के जो मकान थे वो कैसे थे। देखा जाए तो साथियों यहाँ जो भवन थे वो छोटे छोटे होते थे। ये मकान हो गया, अब इसमें एक कमरा ये हो गया, 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 ये रसोई हो गई। ऐसे क्या है कि छोटे छोटे क्या है इनमें मकान होते थे, या कुछ 2 मंजिला, ये तो छोटे मकान हो गए, और कुछ जो मकान थे वो 2 मंजिला भी थे, 2 मंजिला भी थे। ये कुछ छोटे थे जिनमें 4-5 कमरे थे, 4-5 कमरे, चार पांच क्या थे, कमरे थे। जो प्रत्येक जो मकान था, मैंने कहा जैसे भाई ये रसोई हो गई और ये स्नानघर हो गया, तो प्रत्येक जो मकान है उसमें रसोई वो स्नानघर, स्नानघर होता था। एक जो इसकी जो मुख्य विशेषता क्या है कि ये मुख्य सड़क हो गई, है ना। अब ये माना कि ये भवन बना हुआ है और ये है गली, ये क्या है, ये गली, और ये है मुख्य सड़क। क्या है, ये मुख्य सड़क है। अब बात करेंगे कि ये जो भवन है, अब जो इसका दरवाजा है वो दरवाजा किधर खुलेगा, इधर गली में जो दरवाजा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भवन थे किसमें, हड़प्पा सभ्यता में जो भवन थे वो भवन कैसे थे, 4-5, उनमें छोटे छोटे आवासीय होते थे, 4-5 कमरे थे, प्रत्येक में स्नानागार और रसोई होती थी। और कुछ मकान ऐसे भी मिले हैं जो 2 मंजिला भी मिले हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि जो घरों के जो दरवाजे हैं, मकान के जो दरवाजे हैं वो किधर खुलते थे, तो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, इधर मुख्य सड़क की तरफ तो नहीं खुलेंगे, और कहाँ खुलेंगे, गली में। मतलब गली की तरफ इनका जो दरवाजा था, मतलब जो मकान का जो दरवाजा था वो किधर था, किधर था, गली की तरफ, मुख्य सड़क की ओर मुख्य दरवाजा नहीं था। मतलब जो दरवाजा था भवन का वो गली की ओर खुलता था, ना कि मुख्य सड़क की ओर। समझ में आ गया होगा आपके, एक बार दोबारा आपको रिवीजन करवा दूं। जो अपन बात कर रहे थे भाई, घरों में जो जल निकासी है वो किससे होती थी, मोरियों से। और मोरियां
कहाँ जाके मिलती थी? मुख्य नालियों में जाकर मिलती थी। प्रत्येक मकान में नालियाँ ढकी हुई होती थी, यानी जो प्रत्येक मकान है उसकी नालियाँ, कोई भी नालियाँ ऐसी नहीं थी कि वो मतलब खुली हुई थी। प्रत्येक नालियाँ कैसी थी? ढकी हुई थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता अपन से ज़्यादा विकसित है। आज भी अपनी नालियाँ खुली है, मगर वहाँ ढकी हुई थी। आज इतने सालों पहले देखो आप कितने विकसित थे अपन। अब बात करते हैं भवनों की। जो मकान होते थे साथियों, वो क्या, छोटे छोटे आवासीय मकान होते थे। उनमें 4-5 कमरे होते थे, एक रसोई और एक स्नानागार होता था प्रत्येक मकान में। कुछ मकान जो थे वो 2 मंजिला भी थे। लेकिन साथियों अब बात करते हैं कि घरों के दरवाजे किधर खुलते थे। तो जो भवन था, भवन का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर न खुलकर, यानी कि मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलेगा, तो कहाँ खुलेगा? गलियों में खुलेगा, यानी गली में खुलेगा। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूँ। साथियों अब जो मैं बात करूंगा, जो अपना 5वां जो पॉइंट है वो है ईंटें। ईंटें या ईंटों की मैं बात करूंगा। साथियों हड़प्पा सभ्यता में जो नालियां थी, नालियां वो भवन पक्की ईंटों के बने होते थे। पक्की ईंटों के बने होते थे। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में मकान किसके बने होते थे? ये नालियां पक्की ईंटों के बने होते थे। लेकिन साथियों एक अपवाद है। लेकिन रंगपुर व कालीबंगा में मकान व नालियां कच्ची ईंटों की बनी होती थी। कच्ची ईंटों की बनी होती थी। मतलब अपन बात कर रहे हैं कि जो ईंटें थी वो कैसी यूज में लेते थे? पक्की हुई ईंटें। लेकिन जो नालियां, हड़प्पा सभ्यता में नालियां वो भवन पक्की ईंटों के बने होते थे। लेकिन रंगपुर, 2 स्थल ऐसे हैं जो रंगपुर और कालीबंगा में क्या है, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। किसका? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। साथियों ये जो ईंटें हैं, तो जो ईंटों का जो अनुपात है, वो है 4:2:1 होता था। क्या होता था? 4:2:1। 4:2:1 ईंटों का अनुपात कैसा था? 4:2:1। और जो ईंटों का ये तो अनुपात हो गया। और अगर अपन बात करें किसकी, आकार की, तो 10.25 इंटू 5 इंटू 2.5 था। आकार कैसा था? 10.25 इंटू 5 इंटू 2.5। अगर अपन काटें तो अनुपात क्या आएगा? 4:2:1। यही अनुपात बैठेगा। साथियों ध्यान देना कि सबसे बड़ी ईंट जो ईंट है, ईंटें मोहनजोदड़ो से मिली। सबसे बड़ी ईंटें कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। साथियों सैंधव सभ्यता में ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। कैसी थी? चतुर्भुजाकार। सिंधु सभ्यता की में जो ईंटें थी वो कैसी थी? चतुर्भुजाकार। साथियों ध्यान देना, केवल कालीबंगा
केवल कालीबंगा में केवल कालीबंगा में एक पर्स में, केवल कालीबंगा में एक पर्स में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया। साथियों ध्यान देना, अपन जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे हैं अपन ईंटों की। मतलब हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में जो 5वां जो पॉइंट पढ़े थे अपन, ईंटें। तो यहाँ क्या है साथियों, जो ईंटें थी हड़प्पा सभ्यता में, नालियों व भवनों में कैसी ईंटों का प्रयोग होता था? पक्की ईंटों का। लेकिन ध्यान देना साथियों, कुछ अपवाद भी है, लेकिन रंगपुर व कालीबंगा में मकान व नालियां कच्ची ईंटों के बने होते थे। कहाँ? रंगपुर और कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान व नालियां बने होते थे। बाकी पूरी हड़प्पा सभ्यता में कैसे थे? पक्की ईंटों के। साथियों ईंटों का जो अनुपात है, ये सीधा पूछते हैं साथियों, मैंने इसलिए आंकड़े लिखे हैं, ईंटों का अनुपात पूछते हैं। तो ईंटों का अनुपात है 4:2:1 और आकार इनका है 10.25 × 5 × 2, मतलब 10.25 × 5 × 2.5। ये क्या है इनका आकार। और सबसे बड़ी जो ईंट है, सबसे बड़ी ईंटें कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में। साथियों ध्यान देना कि सैंधव सभ्यता में ईंटें चतुर्भुजाकार, मतलब सैंधव सभ्यता में ईंटें कैसी थी? चतुर्भुजाकार होती थी केवल कालीबंगा में। साथियों ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, केवल कालीबंगा में एक पर्स में, मतलब जो कालीबंगा सभ्यता है या कालीबंगा जो स्थल है, वहां एक पर्स था ना, उस पर्स में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया। तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया? कालीबंगा में किया गया। तो साथियों इसी के साथ मैं क्लास का समापन करता हूं। साथियों अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे क्लास को मतलब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों।